सुषमा सुबह सुबह अपनी बहू काजल को आवाज लगा रही होती है, लेकिन काजल का कोई भी जवाब नहीं आता। ऐसे में सुषमा अपने बेटे रमेश को आवाज लगाकर उससे बोलती है। अरे तेरी बीवी कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन उसे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहीं कान से बहरी तो नहीं हो गई है तेरी बीवी? अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, उसके पेट में दर्द है और सर में भी दर्द है, इसलिए वो गहरी नींद में सो रही है। आप ना उसे जगाइएगा मत, सोने दीजिए, उससे आज कोई काम नहीं होगा। अरे बाप रे, कल ही तेरी बीवी गांव से आई है और आज उसकी नौटंकी चालू हो गई। सही है बिल्कुल। माँ वो सच में बीमार है, तभी अभी तक जागी नहीं है। अगर आपको खाना बनाने में मदद चाहिए ना, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तेरी मदद का अचार डालूंगी क्या मैं खुद ही घर का काम कर लूंगी, लेकिन अगले दिन से मुझे ये सब नौटंकी नहीं चाहिए। आज मैं जाता हूँ, उसे दवा दिलवा कर ले आता हूँ। तबीयत ठीक हो जाएगी तो खुद ब खुद घर के सारे काम करेगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहने के बाद सुषमा घर के कामों में लग जाती है। इधर सुषमा काम कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला के आते ही सुषमा काम छोड़कर उसे देखते हुए तौबा तौबा करने लगती है। अरे तुझे काम करता हुआ देखकर तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कैसी सास है, बहू के होते हुए घर का काम कर रही है। आ गई थमकती हुई आग में घी डालने, बहुत अच्छा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तेरी चिंता कर रही हूँ। और तू है भी कैसी सास, अपनी बहू के होते हुए तू क्यों काम कर रही है? अपनी बहू को बोल कि घर का काम काज करे। गाँव से आई है, यहाँ सोने के लिए नहीं। वैसे कहाँ है तेरी बहू? अरे सर, हाथ, पैर, पेट न जाने कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, इसलिए उसने आज घर का काम नहीं किया है। अरे गांव की बहू के हाथ, पैर, सर इन सब में दर्द नहीं होता। वो शहर की लड़कियों की तरह नाजुक थोड़ी होती है। जरूर तेरी बहू बहाना कर रही होगी। अगर उसके सर, हाथ, पैर में दर्द भी होगा तो आइंदा से ध्यान रखियो। गांव की बहुएं चालाक भी बहुत होती हैं। ये तो तू ठीक कह रही है। और बता, तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई? और तू भूली भटकी मेरे दरवाजे पे कैसे चली आई? बस तेरी बहू को देखने आई थी कि आखिर गांव वाली तेरी बहू है कैसी, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। खैर छोड़, किसी और दिन देखने आऊंगी। विमला इतना कहती ही है कि तभी खांसते हुए काजल अपने कमरे से बाहर निकलती है। काजल बहू, ये अपनी पड़ोसन विमला है, और विमला ये मेरी बहू है जो गांव से आई है। तुझे पता तो है ही। नमस्ते काकी। आपको देखकर न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे आप तो मेरी चाची की तरह लग रही हैं। वैसे भी ऐसी ही जवान है, बेशक उनकी उम्र 55 की हो, लेकिन लगती वो एकदम 25 साल की जवान है। अरे क्या बात है बहू, तूने ही मेरी जवानी पहचानी है। सच कहूँ तो तू है खड़ा सोना, जिसने पहली बार मेरी तारीफ की और मेरे मन की बात कह दी है। अरे बाप रे, फिर से ये तेरे सफेद बाल जो दिख रहे हैं ना, कहीं ये धूप से पक्के तो सफेद नहीं हुए हैं? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती है तू भी। सुषमा ने सोचा था कि अब वह गांव की बहू को शहर बुलाकर अपने साथ रखेगी तो सुषमा की बहू काजल कामकाज करेगी, लेकिन काजल तो आते ही घर के कामकाज से दूर हो जाती है और हर रोज नए नए बहाने ढूंढकर अपनी सास से ही घर के काम करवाने लगती है। यहाँ तक कि शाम होते ही काजल अपने पति रमेश के साथ कई दिनों तक तो घूमने फिरने ही जाती रहती है। एक रोज सुषमा यह सब देखते देखते परेशान हो जाती है। माँ जी क्या बात है, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही है? ये तो गलत है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं और ये घूमने जा रहे हैं। तेरा रोज ही घूमना हो रहा है, वो भी उस समय जब घर में खाना बनाना या कामकाज होता है। तू साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुझे घर का काम नहीं करना है? तू मेरा फायदा उठाकर चालाक क्यों बन रही है? माँ आप भी कैसी बातें करती हो? शहर में आए हैं, शहर घूमना तो बनता है ना। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप बता दीजिए, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तुझे मैं कहीं जाने से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन शाम के समय खाना बनाना होता है। तू इस टाइम अपनी बूढ़ी माँ से खाना बनवाता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है क्या? सुषमा और काजल में खूब बहसबाजी होती है, लेकिन काजल भी क्या करती, वह अपनी सास से लड़ झगड़ लेती और अपनी सास का बनाया हुआ ही खाना पीना खाकर सो जाया करती। एक रोज सुषमा अपनी बहू काजल से कहती है, बहू तेरा शहर घूमना बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि तुझे यहाँ लाकर कुछ दिन आराम मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे यहाँ बुलाकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तू अपने घर जा सकती है, यानी गाँव की टिकट कटवा दी है और यहाँ से चलती बन। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैं यहाँ के ठाट बाट छोड़कर गाँव के गोबर पाटने नहीं जाने वाली। अरे माँ, ऐसा भी क्या हो गया जो आप काजल को और मुझे यहाँ से भगा रही हो?
हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बताइए। अरे तुम दोनों तो बहुत बड़ी गलती हो। मैंने तो पाप किया था जो तुम दोनों को यहाँ बुला लिया मैंने। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही, हम जाते हैं गांव वापस। वैसे भी आप तो हमें खुश देख ही नहीं सकती। अगर मैं फिर से गांव चली गई तो वही गर्मी, खेतों में काम करना, गाय का गोबर उठाना, यही सब जिंदगी में रह जाएगा जो पिछले कई सालों से करती आ रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ही करना चाहिए। तू क्या खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में? तुझे तो मैं सबसे पहले यहाँ से भगाना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, आप कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको पता नहीं है मैं माँ बनने वाली हूँ और अब दादी। क्या कह रही है बहू? इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे दे दी तूने? अरे रमेश बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं दादी बनने वाली हूँ। अगर ऐसा है फिर तुम दोनों को गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपनी बहू का देखभाल करना चाहती हूँ और इसे अपने हाथों से बनाकर खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरा पोता तंदुरुस्त हो। अरे कितनी बड़ी खुशखबरी है ये, और तुमने मुझसे छुपा के रखी। अरे मैं पिता बनने वाला हूँ और तुम माँ, ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। देखो, तुमने मुझसे छुपा के रखी इतनी बड़ी खुशी की बात। लेकिन जो भी हो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो माँ ने भी कह दिया है कि बच्चा जब तक नहीं होगा ना, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा, मैं तुझे यहाँ से जाने के लिए तब तक नहीं कहूँगी जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ अपने हाथों का। काजल का प्लान कामयाब होता है। सुषमा अब अपनी बहू काजल की खूब देखरेख करने लगती है, जिस वजह से काजल बहुत खुश थी। माँ जी को क्या बेवकूफ बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माँ जी को तो देखो कितने प्यार से मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। बहू, तूने खाना खाया ही नहीं या अब तक भूखी है? अगर तुझे भूख नहीं लग रही तो तुझे खाना तो खाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ मेरा पोता भी भूखा रहे। सुषमा अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिला रही होती है, तभी वहाँ विमला का आना होता है। क्या बात है सुषमा, अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिला रही है। सास बहू का ये प्यार देखकर तो मेरे आँख में आंसू आ गए। तुझे पता नहीं है क्या, मेरी बहू पेट से है। अब बहू की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तू भी ना मेरी बहू से जल मत। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरी बहू से क्यों जलूंगी? और मुझे तो नहीं लगता कि तेरी बहू पेट से है। तू कैसी बातें कर रही है? तू सच कह रही है? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी बहू को छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ जी, मुझे भी कल ही पता चला कि मैं पेट से नहीं हूँ। दरअसल मेरे पेट में दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मुझे पेट भारी लगा और मैंने आपको ऐसा कह दिया। लेकिन आपने भी तो मेरी बहुत सेवा की। सुषमा इतना सुनती है कि उसका पारा हाई हो जाता है और वह तुरंत ही अपनी बहू काजल को और अपने बेटे को घर से निकाल कर गाँव के लिए रवाना कर देती है, क्योंकि सुषमा को तो उम्मीद थी कि उसकी बहू पेट से है और जल्द ही वह दादी बनने वाली है। लेकिन विमला जब सुषमा को हकीकत बताती है, तब गुस्से में आकर वह अपने बहू बेटे को घर से निकाल देती है। राधा बहुत ही संस्कारी थी। वो खाटू बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका मन हमेशा से ही खाटू श्याम जाने का मन था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी भी उसको खाटू श्याम जाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन जैसे तैसे राधा को खाटू श्याम जाने से रोका। कुछ वक्त बाद राधा की शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा घर का सारा काम करके पूजा करने लग जाती है। पूजा की आवाज सुनकर राधा की सास कांता आती है। बहू, तो इतनी जल्दी उठ गई और घर का सारा काम भी कर दिया। अरे आराम से उठ जाती। राधे राधे माँ जी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं आज के दिन लेट उठूं नहीं माँ जी। पर बहू, परवर कुछ नहीं माँ जी, आप जल्दी से जाकर तैयार होकर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती। कांता राधा की बात सुनकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और राधा रसोई में जाकर चाय बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद सभी आते हैं और नाश्ता करते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। राधा अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कांता की पड़ोसन विमला कांता के घर प्रसाद लेकर आती है। ले कांता, प्रसाद रख। कहाँ गई थी तू जो प्रसाद लेकर आई है? अरे मैं कुछ दिन पहले ही तो खाटू श्याम गई थी, वहीं का प्रसाद है। अपनी बहू और बेटी को भी खिला दियो। अच्छा ठीक है, आज जब तू आ ही गई है तो मेरी बहू से भी मिल ले। कांता राधा को आवाज लगाती है और राधा को चाय लेकर बुलाती है। कुछ देर बाद राधा चाय लेकर आती है। राधे राधे आंटी जी, ये लीजिए चाय। राधे राधे बहू। अरे वाह कांता,
तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल राधा रानी की मूर्त की तरह। और देख तो, इसका नाम भी राधा है। ये ले बहू, इस प्रसाद को मंदिर में रख दे। शाम को जब रवि आएगा तो उसको दे दियो। जी माँ जी। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और मंदिर में प्रसाद रख देती है। राधा के जाने के बाद विमला बोलती है, कांता एक बात तो बता, तेरी बहू भी खाटू श्याम की भक्त है क्या? पता नहीं, हमें तो उसने कभी नहीं बोला कि वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर गई है। लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं, ऐसे ही। तेरी बहू नमस्ते की जगह राधे राधे बोल रही है ना, इसीलिए पूछा। विमला और कांता कुछ देर बातें करते हैं और फिर विमला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राधा एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए रवि जी, हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर चलते हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं खाटू बाबा के मंदिर जाऊं। नहीं राधा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खाटू श्याम नहीं जाने वाला, ठीक है? अब अकेले ही चली जाओ तुम, हम कभी और चलेंगे, ठीक है? मैं अपने मायके से सुनती आ रही हूँ, हम बाद में जाएंगे, लेकिन आज तक मैं खाटू बाबा के मंदिर नहीं जा पाई। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे पास समय नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। रवि की बात सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले चुपचाप सोने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और राधा की उत्सुकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन राधा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी कांता आ जाती है। बहू, तूने रवि को खाटू श्याम का प्रसाद दे दिया था या भूल गई थी? हाँ माँ जी, मैंने रवि जी को प्रसाद दे दिया था और उन्होंने खा भी लिया था। कांता राधा की बात सुनकर एक गिलास में पानी भरती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी राधा पीछे से आवाज लगाती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बहू, तुझे क्या बात करनी है? कोई बात है, कहीं बाहर जाना है या मायके की याद आ रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो बस आपको खाटू श्याम जाने के लिए बोलना था। मेरा बहुत मन है हम लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाएं, और बहुत सुना है उनके बारे में, दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। क्या बहू, तू भी खाटू श्याम जाने की बात कर रही है? तुझे पता भी है खाटू श्याम कितना दूर है और वहाँ जाने के लिए मन में आस्था रखनी होती है। माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि हम लोग सभी चलते हैं, इसी बहाने सभी घूम भी लेंगे और बाबा के दरबार भी हो आएंगे। बहू, मुझसे तो ना होगा, तुझे जाना है तो रवि को साथ ले जा। कांता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर एक बार राधा खाटू श्याम जाने में असफल होती है और निराश होकर अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते दिन के साथ राधा अपने सास और अपने पति को खाटू श्याम जाने के लिए मनाती रहती है, लेकिन वो दोनों हर बार मना कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि अपने ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बड़ी सी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राधा ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर रवि को आईसीयू में एडमिट करते हैं और बाहर आके कहते हैं, आपके पति की हालत बहुत ही नाजुक है, हमें जल्द से उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनको हम नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर प्लीज, आप कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, बाकी आप जल्दी से जाकर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके हस्बैंड का ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और राधा जल्दी से जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। डॉक्टर रवि का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बाहर राधा और कांता भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी राधा मन में बोलती है, हे खाटू बाबा, अगर मेरे पति का ऑपरेशन सही से हो गया तो मैं आपके दरबार में चल कर आऊंगी, बस मुझे निराश मत होने देना बाबा। बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जी माँ जी। राधा और कांता दोनों डॉक्टर का बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, आपके पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कुछ दिनों बाद इनको यहाँ से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राधा और कांता बहुत खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और धीरे धीरे रवि ठीक हो जाता है और कुछ वक्त बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। राधा रवि को घर लेकर आती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिससे रवि अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी घर में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं
और राधा हाथ में दवाई और पानी का गिलास लेकर रवि को देती है। माँ जी, अब तो रवि जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या अब हम खाटू बाबा के मंदिर चल सकते हैं? क्या बहू, ये तूने खाटू श्याम जाने की कैसे जिद लगा रखी है? जब से तू इस घर में आई है तुझे खाटू श्याम जाने की पड़ी है। अरे अभी तो रवि पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है, कम से कम उसको अपने पैरों पर अच्छे से खड़े तो होने दे। माँ जी, रवि जी खाटू श्याम बाबा की वजह से ही ठीक हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हम कोई और मंदिर भी तो जा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि खाटू श्याम ही जाए। रवि जी, जब आपका ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि आप ठीक हो जाएंगे तो मैं खाटू बाबा के दरबार जाऊंगी। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाटू श्याम अपनी मन्नत पूरी करने के लिए निकलने जाती है। रास्ते में उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे करके खाटू श्याम मंदिर पहुंच जाती है। पैदल जाने की वजह से उसके पैरों में छाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ वो मंदिर में दर्शन करती है और पूजा करके अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो सबको प्रसाद देती है और कांता बोलती है, बहू, हमें माफ कर दे। तेरी श्रद्धा देखकर तो मैं धन्य हो गई कि मेरी ऐसी बहू है जो अपनी फिक्र करे बिना अपनी मन्नत पूरी कर ली। अगली बार तुझे जब भी खाटू श्याम जाना होगा मुझे बोल दियो, हम सभी मिलकर तेरे साथ जाएंगे। कांता की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास कांता को गले से लगा लेती है